हेलो एवरीवन। आज डिस्कस करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के बारे में। आप सभी को पता है न्यू सेशन शुरू होने वाला है। क्लास 12 का अकाउंटेंसी पेपर न्यू सेशन के हिसाब से हम डिस्कशन शुरू करेंगे क्लास बाय क्लास। आज पहला क्लास है इंट्रोडक्शन क्लास। इसमें थोड़ा बहुत हम जानकारी लेंगे और उस हिसाब से स्टार्ट करेंगे। क्लास 12 के अकाउंटेंसी को अगर देखा जाए तो इसमें टेक्स्ट बुक के हिसाब से जो सीबीएसई एनसीईआरटी को फॉलो करता है, तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हिसाब से आपका एक है पार्ट ए और दूसरा है पार्ट बी। पार्ट ए में आपको मिलेंगे पार्टनरशिप फॉर्म्स के कुछ चैप्टर्स, देन कंपनीज के 2 चैप्टर, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, और बाकी कंपनी के सारे चैप्टर्स आपको यहाँ मिलेंगे। मतलब आपको ये पता चल गया कि आपको 2 ही चीज के कैलकुलेशंस क्लास 12 में सीखने हैं। एक है पार्टनरशिप फॉर्म और दूसरा है कंपनी। पार्टनरशिप फॉर्म में जितने सारे कैलकुलेशंस होते हैं वो सारे हम सीखेंगे, और कंपनीज में जितने सारे कैलकुलेशंस होते हैं उनके बारे में भी हम सीखेंगे। ठीक है। पार्टनरशिप फॉर्म आपको पार्ट ए में सारे चैप्टर्स मिलेंगे, साथ में कंपनी के 2 चैप्टर, और यह सारे के सारे कंपनीज के चैप्टर। यह है टेक्स्ट बुक के हिसाब से। लेकिन अगर आप में से किसी को मन हुआ कि चलो कोई रेफरेंस बुक फॉलो करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस आपको मिलेंगे। चैप्टर से ही रहेंगे, बस थोड़ा सा चेंजेस होगा। मैं बता देता हूं। जैसे कि ये जो पार्ट ए है, इसमें फॉर्म के सारे चैप्टर्स आपको मिलेंगे, और जो 2 चैप्टर मैंने यहाँ बोला था वो 2 चैप्टर यहाँ से उठा के पार्ट बी में डाल दिए गए। पार्ट बी में आपको बाकी के 2 चैप्टर्स मिलेंगे, और पार्ट सी बोल के एक और पार्ट है जिसमें बाकी के सारे चैप्टर्स दिए गए हैं। ओके, दैट मीन्स आपको किसी भी रेफरेंस बुक फॉलो करना है तो आपको 3 बुक खरीदने पड़ेंगे, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। क्लियर। अब बात करते हैं पार्ट ए, जिसका डिस्कशन हम शुरू करने वाले हैं। जैसे कि पार्ट ए में आप सबको पता है कि पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में, तो उसी के बारे में हम डिस्कशन शुरू करेंगे। उस हिसाब से देखा जाए तो पहला जो चैप्टर है उसका नाम है पार्टनरशिप फॉर्म। ओके, और इसमें आपको देखने को मिलेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और कहीं कहीं पर ऐसा लिखा रहेगा फंडामेंटल्स। ओके, आज हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे आज के क्लास में। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम पहले जानेंगे कि पार्टनरशिप फॉर्म होता क्या है। हमने क्लास 11 में ही सीखा था, एक अकेला इंडिविजुअल पर्सन अगर कोई बिजनेस करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। अकेला व्यक्ति अगर कोई बिजनेस कर रहा है, खुद एक ही ओनर है एक बिजनेस का, तो उसे हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके, और इसी का ही एक्सटेंशन है। जैसे कि मान लो कि अकेला व्यक्ति अभी बिजनेस को हैंडल नहीं कर पा रहा है, उसको और सपोर्ट की जरूरत है, थोड़ा सा और फंडिंग की जरूरत है अगर बिजनेस को एक्सपांड करने का मन हुआ तो उस हिसाब से उसको 2 या 2 से ज्यादा लोग चाहिए होंगे। तो ऐसे में इस चीज को कहा जाता है पार्टनरशिप फॉर्म। 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर अगर बिजनेस कर रहे तो उसको पार्टनरशिप फॉर्म कहा जाता है। अब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके बिजनेस करेंगे तभी उसको पार्टनरशिप फॉर्म कहा जाएगा, ऐसा मैंने बोला। तो 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके कुछ भी काम करेंगे उसको हम पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कह सकते। जैसे कि मान लो कि अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके एक टीम बना के कोई भी एक ऐसा काम कर रहे हैं जहां पर मोटिव प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, कोई सोशल वर्क कर रहे हैं या फिर दूसरा कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें कोई प्रॉफिट अर्निंग नहीं हो रहा है, प्रॉफिट मोटिव नहीं हो रहा है, जहां पर कोई बिजनेस नहीं है, उसे हम पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कह सकते। तो मेरे बातों से आपने 2 कीवर्ड्स को ढूंढ के निकाला, एक है प्रॉफिट मोटिव और दूसरा है बिजनेस। ये 2 कीवर्ड्स आए। प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, तब
पार्टनरशिप फार्म मानेंगे, और दूसरा है बिजनेस होना चाहिए। अब किसी भी एक्टिविटी को हम बिजनेस नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पापा ने आपको साइकिल दिया था 5,000 रुपये में, और आपने वही साइकिल अपने एक दोस्त को बेच दिया 7,000 रुपये में, तो 2,000 का फायदा हुआ। तो वहां पर प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन वो आपका बिजनेस नहीं है। क्यों बिजनेस नहीं है? क्योंकि वो रेगुलर एक्टिविटी नहीं है। बिजनेस मतलब एक ऐसा काम जिसको आप बार बार रिपीट करके कर रहे हो, रिपीट होना चाहिए। साइकिल एक दिन बेच रहे हो उसको बिजनेस नहीं कहेंगे, लेकिन साइकिल हर दिन बेच रहे हो उसको बिजनेस कहेंगे। चाहे आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, लेकिन अगर आप रिपीट एक्टिविटी कर रहे हो साइकिल बेचने का, तो उसे हम बिजनेस कहेंगे। सो अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल होते हैं, प्रॉफिट मोटिव भी है और बिजनेस भी हो रहा है, और दो या दो से ज्यादा लोग मिलके इसको कर रहे हैं, तो उसे हम पार्टनरशिप फार्म कहते हैं। क्लियर? अब पार्टनरशिप फार्म का जो मीनिंग गिवन है, इसका जो मीनिंग गिवन है वो सेक्शन 4 आईपीए 1932 में गिवन है। सेक्शन 4 आईपीए 1932 में पार्टनरशिप का मीनिंग गिवन है। सर ये आईपीए क्या है? आईपीए मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। आईपीए क्या है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इसमें पार्टनरशिप के बारे में बताया गया है, मतलब मीनिंग बताया गया है। यहां पर आपको एक और चीज बताया गया है कि ये जो पार्टनरशिप फर्म है, इसमें ये जो सिंगल पर्सन है, एक एक पर्सन और भी ज्यादा हो सकते हैं, सो ये एक एक सिंगल पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन को हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल पर्सन को हम कहेंगे पार्टनर। इंडिविजुअल पर्सन को हम क्या कहेंगे? एक एक सिंगल पर्सन को कहेंगे पार्टनर, 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 लाइक दैट। और इन्हीं सबको इकट्ठा एक साथ इन सबको क्या बोलेंगे? एक साथ इनको बोलेंगे फर्म। एक साथ इनको क्या बोलेंगे? फर्म। तो हमने क्या सीखा? एक एक सिंगल पर्सन को क्या कहा जाएगा? पार्टनर। और इन सब को एक साथ क्या कहा जाएगा? फर्म। ओके, सो हम एक और चीज के बारे में डिस्कस करते हैं कि यहां पर डिस्कस किया गया है दो या दो से ज्यादा लोग, राइट? सो दो या दो से ज्यादा लोग बिजनेस करेंगे, तो इतना तो पता चल गया कि इसका मिनिमम जो नंबर है वो है 2। तो मैक्सिमम कितना है सर? मैक्सिमम है 50। मैक्सिमम कितना है? 50। तो ये जो मैक्सिमम नंबर है, ये एक्चुअल में कंपनीज एक्ट 2013, इसमें कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया है कि पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम जो मेंबर होंगे, पार्टनर होंगे, वो 100 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 100। इसको यहां लिखते हैं, 100 होना चाहिए। तो ये 50 कहां से आया? अब 2013 में जो ये कंपनीज एक्ट लॉन्च हुआ, इसमें 100 बताया गया है कि नॉट मोर देन 100 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ध्यान रखते हुए एक और रूल निकाला, जिसमें इसको स्पेसिफिक एक नंबर को सेट किया गया। सो अब हम उसके बारे में बात करेंगे कि वो रूल कौन सा है। आपको एक रूल मिलेगा जिसका नाम होगा, पहले तो बता देते हैं कि ये जो कंपनीज एक्ट 2013, ये गिवन है सेक्शन, मतलब इसी एक्ट के अंदर सेक्शन 464। सेक्शन 464 में, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 464 में बताया गया है कि नॉट मोर देन 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक और रूल निकाला, वाइट रूल। ध्यान से, ये रूल है, RULE रूल। सो वाइड रूल
10 of the companies within bracket miscellaneous, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, miscellaneous rules 2014, rules 2014। तो ये हुआ रूल 10 ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। इसमें फिक्स्ड किया गया कि जो मैक्सिमम नंबर होगा वो 50 होगा। इससे हुआ ये कि ये जो यहाँ कंपनीज एक्ट में बताया गया इसको भी मेंटेन कर लिया और एक मैक्सिमम नंबर भी सेट कर दिया। यहाँ बताया गया कि नॉट मोर देन 100 होना चाहिए, 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर इस रूल में वही नंबर को फिक्स कर दिया गया कि वो 50 होना चाहिए। ओके, और तब से लेके आज तक मिनिमम नंबर 2 है और मैक्सिमम नंबर 50 है पार्टनरशिप फॉर्म में। क्लियर? सो हमने ये सीख लिया कि पार्टनरशिप फॉर्म में मिनिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, 2, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50। आगे बढ़ते हैं। ये जो नाम मैंने यहाँ पर लिख के दिया है इनके पीछे रीजन ये है कि ये सब भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बोर्ड पे जो भी कुछ मैंने लिखा है हर एक चीज एग्जाम में आ चुका है, तो आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते, ये सब आपको सीखना ही पड़ेगा। फिर बात करते हैं कि ये जो पार्टनरशिप है ये कैसे क्रिएट कर सकते हैं सर। क्या ये जो पर्सन्स है ये लोग आपस में ही ऐसे ही बात करके चलो मन हुआ है हमारा पार्टनरशिप फॉर्म ओपन करना है तो कल से शुरू कर देते हैं, मिलके बिजनेस करेंगे, बस ऐसे ही बोल के अगर स्टार्ट कर दिया तो इसको मतलब लीगली वैलिड माना जाएगा क्या? गवर्नमेंट इसको लीगली वैलिड मानेगा क्या? इसका जवाब है हाँ, इसको लीगली वैलिड माना जाएगा। ऐसे ही कोई अब एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करके बातों बातों में ही डिसाइड करके पार्टनरशिप फॉर्म लॉन्च कर सकता है और उसको कंटिन्यूअस बेसिस पे ऑपरेट कर सकता है और इसको लीगली भी वैलिड माना जाएगा। दैट मीन्स पार्टनरशिप फॉर्म को क्रिएट किया जा सकता है ऑरली। कैसे क्रिएट किया जा सकता है? ऑरली बात करके, डिस्कस करके हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन सर अगर ऑरली बात करके पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट किया गया और इन फ्यूचर ट्रस्ट इश्यूज हो गए और ट्रस्ट इश्यू होने के बाद आपस में सारे पार्टनर्स के बीच डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा हो गया, तो क्या होगा सर? क्योंकि हमें पता है एक से ज्यादा लोग जहां पर भी रहेंगे वहां पर एक ना एक दिन माइंडसेट का मिसमैच होगा, कॉन्सेप्ट का मिसमैच होगा और झगड़ा जरूर होगा। एक साथ एक से ज्यादा लोग जहां भी रहते हैं जिस भी सिचुएशन में वहां झगड़ा जरूर होता है, तो पार्टनरशिप फॉर्म में भी झगड़ा होगा। तो अगर झगड़ा होता है, डिस्प्यूट होता है, तो सर क्या होगा? तो ये लोग मारपीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये लोग तो बड़े लोग हैं, बड़े लोग झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, तो इनको पकड़ के ले जाता है कौन? इनको पकड़ के ले जाता है पुलिस, और पुलिस इनको कहां पर पेश करेगा? कोर्ट पर। तो ये लोग कहां पहुंच जाए? कोर्ट पे। कोर्ट पे जाने के बाद इनका फैसला कौन सुनाएगा? जज इनका फैसला कैसे सुनाएगा? जज तो ऐसे ही बातों बातों में फैसला नहीं सुना सकता ना, जज को कोई एक डॉक्यूमेंट चाहिए जिसके ऊपर बेस करके जज फैसला सुनाएगा। तो जज जिस डॉक्यूमेंट को फॉलो करेगा वो है प्रोविजंस ऑफ आईपीए 1932। प्रोविजंस ऑफ आईपीए 1932 जज फॉलो करेगा। ओके, तो सर ये प्रोविजंस ऑफ 1932 है क्या? देखो इसमें बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं, लेकिन मैंने इनको प्रिसाइज किया, शॉर्ट किया और इजी तरीका ढूंढ के निकाला कि कैसे इनको इजीली सीख सकते हैं, याद रख सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स करने के लिए इनको याद करना जरूरी है। तो प्रोविजंस को मैंने 3 हिस्सों में पार्ट कर दिया। नंबर 1, प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी होगा उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इक्वली। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इक्वली।
नंबर 2, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन देने का सिचुएशन आया IOL, तो कैसे देंगे? 6% प्रोवाइड करेंगे। और नंबर 3, बाकी कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेंगे। हो गया प्रोविजंस कंप्लीट। यह है इजी तरीका इनको रिमेंबर करने का। सो नंबर 1 मैंने क्या बोला? प्रॉफिट एंड लॉस होने से इक्वली, नंबर 2 इंटरेस्ट एंड लोन होने से 6%, और नंबर 3 में हम कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेंगे। सर आपने तो बोल दिया कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेंगे, लेकिन इस कुछ भी में आता क्या है? इस कुछ भी में जो भी चीज आता है उनमें से पहला है IOC, जिसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं। पार्टनर्स अपने फार्म में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, उसके ऊपर बेस करके इंटरेस्ट पार्टनर्स को मिलता है, मतलब फार्म पार्टनर्स को प्रोवाइड करते हैं। फिर एक और है जिसे हम कहते हैं IOD, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। पार्टनर्स अपने पर्सनल नीड्स के हिसाब से कभी कभार कुछ अमाउंट विड्रॉ करते हैं फार्म से, बिजनेस से, सो उसे ड्रॉइंग्स कहा जाता है। तो ड्रॉइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट पार्टनर्स को प्रोवाइड करने पड़ते हैं फार्म को, राइट? पार्टनर्स फार्म को इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा क्योंकि उसने एज ए लोन फार्म से पैसा ड्रॉ किया है उसने। सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ये भी इसमें कंसीडर नहीं होता। और इसमें एक और टॉपिक आता है जैसे कि सैलरी, फिर कमीशन, फिर रेमुनरेशन, ये सब एटसेट्रा। तो IOC, IOD, सैलरी, कमीशन, रेमुनरेशन, ये सारे चीज आ जाते हैं नंबर 3 में। और नंबर 3 का एक ही कॉन्सेप्ट कि इनमें से कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेंगे। क्लियर? क्या बोला मैंने? कि इनमें से कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेंगे। सो इतना तो समझ में आ गया कि जज इन प्रोविजंस को फॉलो करेगा जो IPA 1932 में गिवन है, और इनके हिसाब से अपना फैसला सुना देगा। हाँ सर समझ गए हम कि ऑरली बात करके जो पार्टनरशिप फार्म शुरू किया जाएगा उसमें फ्यूचर में जाके अगर कोई झगड़ा हुआ तो उस झगड़े का सॉल्यूशन जज ऐसे निकालेगा। लेकिन सर यही प्रॉब्लम के बारे में जब पहले से ही पता है तो पहले से ही हम ऑरली बात ना करके एक रिटन डॉक्यूमेंट क्यों ना बना ले? तो अगर हम सब कुछ रिटन में कर लेते हैं, कोई पार्टनर्स अगर पहले से ही होशियारी दिखाते हैं, बोलते हैं कि फ्यूचर में जाके वैसे ही कुछ ना कुछ लेके झगड़ा करना है, तो चलो पहले ही रिटन डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। सो एक्सक्यूज मी, रिटन डॉक्यूमेंट अगर उन्होंने पहले से ही बना लिया पार्टनरशिप फार्म को क्रिएट करने के लिए, जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन किया रहेगा, सो उस रिटन डॉक्यूमेंट को एक नाम दिया गया है इस पार्टनरशिप फार्म में। उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है PD। सर ये PD क्या है? PD मतलब पार्टनरशिप डीड। रिटन डॉक्यूमेंट के बारे में हमने क्लास 11 में भी BST में पढ़ा था कि रिटन डॉक्यूमेंट यानी कि रिटन एग्रीमेंट, पार्टनरशिप फार्म को क्रिएट करने के लिए जो भी रिटन एग्रीमेंट किया जाता है उसे पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। उस डॉक्यूमेंट को पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। क्लियर? सो हमने पार्टनरशिप डीड के बारे में भी डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं। एक बार अगर डीड बन गया तो डीड में जो भी लिखा रहेगा, जैसा लिखा रहेगा वैसे ही किया जाएगा। इन केस अगर फ्यूचर में कोई फिर से झगड़ा भी होता है तो भी जज इस डीड को ही फॉलो करेगा, IPA 1932 को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि ये रिटन डॉक्यूमेंट ऑलरेडी प्रिपेयर किया गया है और उसमें सबका साइन भी है। ओके, जब रिटन डॉक्यूमेंट होता नहीं है तब जाके जज प्रोविजंस ऑफ IPA 1932 फॉलो करता है। क्लियर? अब एक और चीज के बारे में हम जान लेते हैं कि जो पार्टनर्स होते हैं, ये जो पार्टनर्स हैं ये 2 रोल प्ले करते हैं। एक तो ये खुद ही ओनर है, एक तो हर एक पार्टनर ओनर है, और दूसरा ये एक दूसरे के एजेंट भी है, O+A। ये खुद ओनर भी है और दूसरे जितने भी पार्टनर्स है खुद को छोड़ के उन सब के एजेंट भी है। तो एज ए एजेंट वो बाकी सबको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फार्म में अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसका क्रेडिट भी सबको मिलेगा, और अगर कुछ बुरा काम करता है तो उसका क्रेडिट भी सबको मिलेगा। ठीक है, मतलब अगर कुछ नुकसान होता है तो सब मिलके भरपाई करेंगे, और अगर प्रॉफिट होता है तो सबको शेयर मिलेगा। तो इस हिसाब से एक पार्टनर
ओनर भी हुआ और एजेंट भी हुआ, एजेंट बन के सबको रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। एक और चीज के बारे में बात करते हैं कि ये जो पार्टनर्स हैं इनका जो लाइबिलिटी है पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है अनलिमिटेड। वो क्या है? अनलिमिटेड है। अब सर ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि अगर पार्टनरशिप फार्म में कोई नुकसान हुआ तो ये नुकसान का भरपाई करने के लिए फार्म में जितने सारे एसेट्स हैं उनको तो सेल किया जाएगा, इवन इनके पर्सनल जो प्रॉपर्टी है उनको भी बेचा जाएगा, बेच के सारे लाइबिलिटीज को कवर अप करने की कोशिश किया जाएगा। इसे कहा जाता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जहां पर्सनल प्रॉपर्टी को भी टारगेट किया जाता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एक और चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिसके बारे में हमें थोड़ा जानकारी लेना चाहिए। वो है आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इसको कैलकुलेट करने का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने का 10 रूल्स होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने का 10 रूल्स होता है। कितना मैंने बोला? 10 रूल्स। और वो रूल्स किस चीज को फाइंड आउट करने के लिए होता है? वो रूल्स फाइंड आउट करने के लिए मतलब किस चीज को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं? वो है एवरेज पीरियड। ओके, एवरेज पीरियड को फाइंड आउट करने के लिए आईओडी के 10 रूल्स हम यूज करते हैं। सो वो 10 रूल्स में क्या क्या है सर? वो 10 रूल्स में रूल नंबर 1 है 6/12। रूल नंबर 1 है 6/12। ये कब यूज करेंगे? जब क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तब 6/12 यूज कर सकते हैं, और अगर वो बोल देंगे ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर बोलते हैं तो हम ये 6/12 यूज कर सकते हैं। तो ये है रूल नंबर 1। ओके, अब रूल नंबर 1 हो गया तो बाकी रह गया 9 रूल। तो बाकी के 9 रूल्स कहाँ पर है? बाकी के 9 रूल्स है यहाँ पर। उनको 3 हिस्सों में पार्ट किया गया है, 1 2 3। पहले में आता है मंथली, दूसरे में आता है क्वार्टरली, और लास्ट में क्या आएगा? हाफ ईयरली। ओके, सो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। इन तीनों में से पहले वाले को 3 हिस्सों में पार्ट किया गया, बिगिनिंग, देन मिडिल, देन एंड। देन इसको भी 3 हिस्सों में पार्ट किया गया है, बिगिनिंग, मिडिल, एंड। देन इसको भी 3 पार्ट में पार्ट किया गया है, बिगिनिंग, मिडिल, एंड। ओके, तो आप ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गए 9 रूल्स। तो यहाँ 9 पार्ट के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। अब इनमें कौन सा नंबर आएगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। इनमें से ये 3 बहुत इजी है। इसके मिडिल में जो है, मतलब बिगिनिंग, मिडिल, एंड बोला ना, तो मिडिल में जो है वो होगा 6/12। यहाँ मिडिल में जो है वो भी होगा 6/12, और यहाँ मिडिल में जो है वो भी होगा 6/12। क्लियर? सो तीनों का जो मिडिल है वो 6/12 होगा, वो पता चल गया। और ऊपर में पहले से ही हमने एक करके रखा था, ड्यूरिंग द ईयर बोलने से या कुछ भी ना बोलने से 6/12 होगा। तो 4 रूल तो हमने इजीली सीख लिया। बाकी रह गया 6 रूल्स, मंथली का बिगिनिंग एंड, क्वार्टरली का बिगिनिंग एंड, और हाफ ईयरली का बिगिनिंग एंड। इन 6 रूल्स को हमें सीखना है। ये सीख लेंगे तो सारे के सारे 10 रूल कंप्लीट हो जाएंगे। और ये
सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर डिपेंड करके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो स्किप करने का कोई ऑप्शन नहीं है, इन्हें सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि आज का क्लास कुछ ज़्यादा ही लंबा हो चुका है, तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसका कोशिश भी हम करते रहेंगे। तो एक काम करते हैं, ये जो आईओडी के जो कैलकुलेशंस है इसी टॉपिक से ही हम नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में अच्छी तरीके से जानेंगे। ठीक है, आपको ये भी 1 by 1 सारे अकाउंटेंसी के सारे टॉपिक, सारे चैप्टर्स के क्लास मिलते रहेंगे। आप अपने नीड्स के हिसाब से जो भी फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो कभी कुछ मॉडिफिकेशन करना हुआ तो आप लोगों के फीडबैक के हिसाब से मॉडिफाई किया जाएगा, अदरवाइज क्लास ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उस क्लास में हम आईओडी के जो रिमेनिंग रूल्स है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और उनको कैसे फाइंड आउट किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। मैं इन सब के लिए आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा, एक ही फॉर्मूला प्रोवाइड करूंगा जिससे 6 के 6 कैलकुलेशंस कंप्लीट हो जाएंगे। इवन ये भी बताऊंगा कि अगर किसी को फॉर्मूला नहीं सीखना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, तो बिना कैलकुलेशन के आप कैसे इन सारे रूल्स को डील कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्साइटमेंट को बना रहने दीजिए, और इसी एक्साइटमेंट के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।